हेलो। मेरा नाम नय्यर मुस्तफ़ा है और आज मैं अंगारे टेलीविज़न चैनल पर मौजूद और डॉक्टर आमिर सुहेल और अंगारे चैनल का बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर मदऊ करने के लिए। एक अफसाना जो मैं आज पढ़ना चाहूँगा उसका उन्वान है रकीब से। हर शहर का अपना अपना मिजाज होता है प्यारे। सुहेल नकवी ने हमेशा की तरह एक नई पख निकाली। मैं सटपटा के रह गया। शहर है मेरे दोस्त, कोई इंसान थोड़ी ना। यूँ तो मैं भी नशे में था, लेकिन नशा अभी रगों में दौड़ता फिरता था, सर पे नहीं चढ़ा था। शहर भी तो बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं मोहतरम ज़रबे कलीमी, कुछ तड़पते हुए तो कुछ धड़कते हुए, कुछ जिंदा तो कुछ मुर्दा, कोई शानदार तो कोई हकीर, घटिया, जलील, कमीना और पाजी। सुहेल की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता उतर आई। अपने इस्लामाबाद को ही देख लो। इसका मिजाज समझना हो तो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई तंग मिजाज बेटी को देख लो। ऐसी लड़कियां बहुत बदनसीब होती हैं प्यारे। तनाई के कर्ब से बिलबिलाती रह जाती हैं। शौहर तो ख़रीदा भी जा सकता है, महबूब को मगर जीतना पड़ता है, और जीतना आसान नहीं मेरे दोस्त, इसके लिए अक्सर हारना पड़ता है। इस्लामाबाद भी तो तना है ना। इस भड़वे को ना तो जीतना आता है, ना ही हारना। ना तो कोई इससे रिश्ता बना पाता है, ना ये किसी को खुद से रिश्ता बनाने देता है। कसम खा के बता जाने अजीज़ी, तुम्हें यहाँ 1.5 साल होने को हैं। कभी एक लम्हे के लिए भी शहर तुम्हें अपना लगा कि जिसकी गोद में सर रखकर सोया जा सके, कि जिसको गले से लगाकर रोने को जी चाहे? अटर नॉनसेंस है लाले, मगर है मज़ेदार। चलिए बता, अपना 4 चीज़ तोहफा है मुल्तान कैसा है? सुबह के भूले, मुझे पता था तो अब तू सीधा घर को जाएगा। ले तो फिर सुन, मुल्तान बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मेरे जैसा? लो, ये क्या बात हुई भला? बात हुई ना। मुल्तान एक 25 साल का लड़का है जिसकी उदास आंखों में उसकी उम्र की रुक सी गई है, मगर उसके बदन पर वही उम्र दुगनी रफ्तार से भाग रही है। ये लड़का जो बेसमत है, जिसके पास रास्ता नहीं, मंजिल नहीं, किनारा नहीं, पतवार नहीं। यूँ लगता है जैसे किसी ने उसकी सारी जमा पूंजी छीन कर उसे कंधे कुएं में धकेल दिया हो और बाहर निकलने का रास्ता खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया हो। वेल आई सी मिस्टर सुहेल नकवी। और लाहौर के बारे में क्या कहती है आपकी बकवास छीरी? लाहौर मंटू की डंडी जैसा है मेरी जान, वही जो हतक में थी। हतक तो पढ़ा है ना? पता नहीं, पढ़ा भी है तो याद नहीं रहा। हतक भी कोई भूलने की चीज़ होती है भला? लाहौर सौगंधी है जो आवारा कुत्तों को गोद में बिठाकर खाना दान करती है, दल्लों को सर छुपाने का ठिकाना देती है, कमीनों और पाजियों को मोहब्बत से सींच सींच के रखती है। फिर कोई सूअर का बच्चा आता है और उसके मुंह पे थूक के चला जाता है, उसके होने का इनकार कर देता है बड़वा। जब पढ़ा ही नहीं तो अप्लाई कैसे करूँ लाले? थोड़ा आसान नहीं हो सकता? पहेलियों का तनासुब भी कुछ कम हो जाए। चल तो फिर एक और अंदाज में देखते हैं प्यारे। लाहौर सौगंधी तो है ही, लाहौर गजाला आरिफ भी है। अब ये मत कहना कि गजाला आरिफ को नहीं जानते। गजाला आरिफ नाम तो पहले भी सुना है, मगर कहाँ? ओ यस, गजाला आरिफ, अपना यार अहमद हसन। बिल्कुल ठीक पहुंचा है मेरी जिन। इस कहानी में गजाला आरिफ लाहौर भी है और सुगंधी भी। और जानता है इस कहानी का भड़वा कौन है? तेरा और मेरा यार अहमद हसन। अहमद हसन को मैं तब से जानता हूँ जब वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के 3रे साल में ताबड़तोड़ सपनियों और नाकाम मुआशकों की ताब ना लाते हुए मुशर्रफ बजमात हो गया था, और अपनी सरसब्ज इनकलाबी तकरीरों और तहरीरों के बाइस तलबा के खास हल्के में लेजेंड की हैसियत अख्तियार कर गया था। मैं बाएं बाजू का कायल था, लिहाजा अहमद हसन के सियासी अफकार को नापसंद करता था। ताहम उसकी शाइस्तगी, नफासत, कसरत मुताला, खुश शौकी, हिस्से मज़ा और वुसअत कल्बी का मदा और मोतरफ़ भी था। इंटर यूनिवर्सिटी तकरीरी मुकाबला जात के दौरान उससे ताल्लुक़ की इब्तदा हुई। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की नुमाइंदगी करता था। वो यूईटी का पहलवान था, खूब गुमसान कर रन पड़ता। मनचले सीटियाँ बजा बजा कर थक जाते, लड़कियाँ आंचल लहराए जाती, तालियाँ बजती, नारे लगते, हूटिंग होती। आखिर में वही पहले नाम का हकदार बनता। मुझे रनर अप पर इक्तफा करना पड़ता। बात रकाबत से शुरू हुई तो आशनाई तक पहुँचने में देर ना लगी। पहले पहल फक्कड़पन और इब्तजाल से हर मुमकिन हद तक परहेज़ किया गया। ताहम ये मतानत और संजीदगी की कहानी ज़्यादा देर ना चल पाई। नज़रियाती मुबाहिसे और इल्मी मुकाबले बतदरीज चुटकुलों और फप्तियों में तब्दील होते चले गए। सियासी वाबस्तगियों का मज़का उड़ाने के बाद एक दूसरे की ज़ुबान, रंग और कौमियत को रुगेदा गया। फिर वो लम्हा भी आ गया जब हमने एक दूसरे को तमाम खूबियों और खामियों के साथ कबूल कर लिया। उन्हीं दिनों इंकशाफ हुआ कि अहमद हसन भी ओल्ड रावियन है। गवर्नमेंट कॉलेज की निस्बत ने हमारी दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद तकवीत फराम की। अहमद हसन का फ़लसफ़ा हयात व ममात नहायत अजीब गरीब और बीमारी की हद तक बढ़ी हुई रूमानवियत पर मबनी था। चूँकि वो दुख को खुशी पर मुकद्दम जानता था, लिहाजा वसल से कहीं ज़्यादा हिजर का कायल था। एक तरफ़ा मोहब्बत करने और निभाने में अपनी मिसाल आप था। ये एक तरफ़ा मोहब्बत भी उसकी अपनी कोई जहनी इख्तरा थी, जिसका पहला और बुनियादी उसूल ये था कि फ़रीक़े सानी को इसकी हवा तक न लगने दी जाए। वह हद दर्जा
बढ़ी हुई हसासियत, ख़ुद पसंदी और इंसान दोस्ती जैसी बज़ाहिर मुतज़ाद खुसूसियात का मलगूबा और आमेज़ था। लिहाजा उसका हर ताल्लुक जल्द ही एक पुरपेच और पुरतकल्लुफ़ सरगर्मी में बदल जाता, जो फ़रीक़ सानी से कहीं ज़्यादा उसके अपने लिए बाइस आज़ार हो जाता। ताहम वो उन लोगों में से था जो भारी पत्थर को चूम कर रख देने के बजाय उसे मुसलसल चूमने पर यकीन रखते हैं। देखा जाए तो हम दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं के बासी थे। अहमद हसन जितना दिक्कत पसंद और ईज़ा तलब था, मैं उतना ही आसान कोश और खिलंडरा वाक़ हुआ था। वो एक वक्त में एक ही मोहब्बत को सहारने और हिजर के तसलसल से लुत्फ़अंदोज़ होने की बात करता था, जबकि मैं फ़ौरी और मुसलसल विसाल का दाई था और इस सारे अमल में तौहीद का हरगिज़ कायल न था। इस सारे तजाद में चूँकि एक तश्कील भी मुजम्मिर थी, लिहाजा अहमद हसन तंजीमी सियासत को खैर बात कहकर सिलसिला आए तालीम में जुट गया, जिसके फ़ौरन बाद उसकी सपलियों और एक तरफ़ा मोहब्बतों में नुमायाँ कमी देखने को मिली। इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो यूईटी लाहौर में ही बतौर लेक्चरर खिदमात सर अंजाम देने लगा। थोड़े अरसे में उसे डिबेटिंग और ड्रामेटिक सोसाइटी का इंचार्ज बना दिया गया। मैंने भी जैसे तैसे डिग्री मुकम्मल कर ली। ताहम डिग्री की तकमील के फ़ौरन बाद कुछ ऐसे ख़ानदानी और नीम ख़ानदानी मामलात दरपेश आए, जिनकी बिना पर लाहौर को अलविदा कहकर अपने आबाई शहर मुल्तान वापस आना पड़ा। यूँ जवानी की उमंगों और सरशारियों से भरपूर एक रोशन और ताबनाक अहद अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैंने पहली बार गज़ाला आरिफ का नाम अहमद हसन की ज़ुबानी सुना था। अहमद हसन ने बताया कि गज़ाला आरिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर की तालबा है, मुल्तान से ताल्लुक़ रखती है, नहायत हसीन व जमील है, उम्दा शेरी ज़ौक़ रखती है, मेरी बाज़ाब्ता फ़ैन है और मुझसे मुलाकात की मुतमन्नी है। मैं उन दिनों FM 103 मुल्तान से मुंसलिक था और लज़्ज़त संग के नाम से एक लेट नाइट शो किया करता था, जो कमसिन लड़कों और लड़कियों के हल्के में काफ़ी मारूफ था। चुनाचे अहमद हसन की ज़ुबानी ये सारी तफसीलात जानकर ना तो हैरत हुई, न तजस्सुस की कोई चिंगारी भड़की। ताम अज़राए मुरवत मैंने उससे वादा कर लिया कि अगली बार जब यूईटी आऊँगा तो लगे हाथों गज़ाला आरिफ से भी मुलाकात करता जाऊँगा। चंद दिनों बाद फेसबुक पर ऑनलाइन हुआ तो गज़ाला आरिफ की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। सरसरी से अंदाज में प्रोफाइल का मुआयना किया तो अहमद हसन की बातें दुरुस्त मालूम हुई। 2 से 3 पोस्ट्स ऐसी थीं जो उसने मुझे और अहमद हसन को इकट्ठे टैग की हुई थी, जिनमें से ज़िया मोहिउद्दीन के तहत लफ्ज़ में फैज़ की नज़म रकीब से और उस्ताद नुसरत की आवाज़ में नी सही असा नैना दे आके लगे, मैंने फ़ौरन लाइक कर डाली। जल्द ही लाहौर जाना हुआ, यूईटी भी गया, अहमद हसन के पास हाज़िरी भी दी। ताम गज़ाला आरिफ के वालिद से कोई बात ना हुई। उन्हीं दिनों वालिद साहब पर फालिज का हमला हुआ तो घर की सारी जिम्मेदारी एकदम से मुझ पर आन पड़ी। गज़ाला आरिफ तो क्या खाक याद रहती, गमे रोज़गार के झमेलों में अहमद हसन और लाहौर भी फरामोश होते चले गए। प्राइवेट रेडियो की नौकरी में शोहरत तो थी, मगर आमदनी के ज़राए ना होने के बराबर थे। मालकान का रवैया भी हद तक आमेज़ था। फिर मामला सिर्फ कंपेयरिंग तक महदूद ना था, इश्तिहारात का इंतज़ाम भी खुद करना पड़ता। इश्तिहारात का इंतज़ाम हो जाता तो तनख्वाह मिल जाती, वरना अगले महीने या महीनों तक इल्तवा में चली जाती। माली अबतरी ख़त्म होने का नाम ही ना लेती थी। तंग आकर कुछ और करने का सोचा। सबसे पहले तो एजुकेटर भर्ती होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कुरअ फ़ाल मगर हर बार साइंस वालों के नाम निकला। अदब और समाजी उलूम वालों के लिए नौकरी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। मुझ पर ही क्या मुस्तजाद, मेरे किसी भी क्लास फेलो की दाल ना गली। एक बार ठंडे दिमाग से इस सारी सूरत हाल का मारूजी तजिया किया तो एजुकेटर की नौकरी पर 3 हर्फ भेजे और सियासी खानवादों के तवाफ़ शुरू कर दिए। हर 5 कोशिशों के बाद एक मरतबा गोहरे मकसूद ज़रूर हाथ आ जाता, यानी पीर निज़ामुद्दीन राष्ट्री से मुलाकात का शर्फ मिल जाता, जो ना सिर्फ हमारे हल्के के MNA थे बल्कि एक मारूफ गद्दी के सजादा नशीन भी थे। पीर साहब इतने खुशतबा इंसान थे कि मुझे देखते ही वापडा, सुई गैस और कस्टम्स में नौकरी दिलवाने का वादा कर लेते। जिस रोज़ निस्बतन बेहतर मूड में होते तो वादे के साथ साथ किसी अर्जी पर अहकामात भी तहरीर कर देते। मूड मज़ीद अच्छा होता तो अपने PA से फ़ोन भी करा देते। यह के बाद दीगरे उनके कलमी और ज़ुबानी अहकामात हवा में तहलील होते गए और मेरी 1 दर्जन से भी कुछ जायद अर्जियाँ दाखिल दफ्तर हो गईं तो पीर साईं का घुटना छोड़कर अफसर शाही की चौखट पकड़ ली। अगले कुछ महीनों में हर रंग और नस्ल के पापड़ बेल डाले, अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगाए, बासर दोस्तों की मिन्नतें की, नाइब कास्टों और अहमदों के तरले किए, मगर सब बेसूद। बिलाखिर कमीशन के इम्तिहान देने की ठान ली। 2 साल तक हर सूबाई और वफाकी मुकाबले के इम्तिहान देने के बाद किस्मत ने यावरी की और फाका मस्ती रंग ले आई तो PID में बतौर इंफॉर्मेशन ऑफिसर तकर्री हो गई। यूँ बेरोज़गारी का एक कभी दौर अंजाम पजीर हुआ और खाकसार अपना बोरिया बिस्तर बांधे इस्लामाबाद जा पहुँचा। जनाब से बच निकले तो रावी में जा डूबे। मैं जो लाहौर और मुल्तान की महफिलों और मजलिसों का शदाई था, इस्लामाबाद की उजाड़ तन्हाइयों में दिल ना लगा पाया। यहाँ की समाजी ज़िंदगी नहायत रूखी, फीकी और बेजान थी, जिसमें जेन्युइन ह्यूमन रिलेशन के इम्कानात ना होने के बराबर थे। जबरन दिल लगाने की कोशिश की तो उकताहट बढ़ती चली गई। बेजारी मिजाज का मुस्तकिल हिस्सा बनने लगी तो तबादले की कोशिश में जुट गया। तबादला तो ना हो पाया, अच्छी बात मगर ये हुई कि उन्हीं दिनों सुहेल नकवी से मुलाकात हो गई, जो ओल्ड रावियन, मेरा और अहमद हसन का मुशतरका दोस्त और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी का लेक्चरर था। तो मिस्टर ज़रबे कलीमी, ये बताओ गज़ाला आरिफ के बारे में और क्या जानते हो?
सुहेल नकवी ने सोशल हट्स के एक निष्पतन सुनसान गोशे में लाहौर, सौगंधी और गजाल आरिफ के बाहिमी ताल्लुक की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की। बस इतना कि अहमद हसन की जूनियर स्टूडेंट थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये लाइल्मी भी बहुत कमाल की चीज़ है मेरे दोस्त। दुनिया में जितनी भी खुशी और इत्मीनान है सब इसी की बदौलत है। आदमी मुस्कुरा सकता है, ख्वाब देख सकता है, मोहब्बत कर सकता है, धोखा खा सकता है, उम्मीद और यकीन जैसी फोहश और बेहुदा लग्जरी अफोर्ड कर सकता है। कभी कभार तो यूँ गुमा होता है जाने अजीज़ी, ज़िंदगी महज लाइल्मी के सारे गुजारी जा सकती है। जानकर सिर्फ मतली की जा सकती है, लहू थूका जा सकता है, राख उड़ाई जा सकती है और बस, वो तो ठीक है। मगर इस सारी खराफात का गजाल आरिफ और अहमद हसन से क्या कनेक्शन बनता है? मैं एकदम झंझला सा गया। बनता तो है ना मेरी जान। गजाल आरिफ भी तुम्हारी तरह खुश फहमी और खुशकुमानी का चलता फिरता इश्तिहार थी। कुछ उम्र का भी तकाजा था। फिर हुआ यूँ कि उसे अहमद हसन से खूब अफलातूनी वाली मोहब्बत हो गई। अहमद ने पहले तो उसे नज़रअंदाज किया, मगर जब वो टस से मस न हुई और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रही तो मौसूफ के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। ताहम एक बार हाथ धो लेने के बाद गंगा उसके पीछे पड़ गई कि मुझे ब्याह कर ले जाओ वगैरह, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कोर्ट मैरिज ही कर लो। अहमद हसन मगर जाए वकूआ से यूँ फरार हुआ कि कदमों के निशान तक नहीं छोड़े। मैं नहायत बेयकीनी से सुहेल नकवी का चेहरा देखे गया। फिर अगले ही लम्हे अहमद हसन का धुंधला शख्स जेल में लाया और मैंने बेख्तियार नफ़ी में सर हिला दिया। सुहेल नकवी के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखरती चली गई। देर से ही सही मगर तबादले की कोशिश बारावर साबित हुई। मुल्तान में एक मुतहर्रिक और भरपूर ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने मुसव्वरी की नुमाइशें देखी, मुशायरों की नकाबत की, मौसीकी के प्रोग्राम अटेंड किए और हमा किस्म अदबी, नीम अदबी और समाजी महफिल में शरीक हुआ। इस दौरान कुछ नए दोस्त भी बने, मगर सबसे करीबी ताल्लुक असद अली के साथ इस्तवार हुआ। असद अली रोज़नामा खबरें के मैगज़ीन सेक्शन का इंचार्ज था और नहायत गैर मामूली हिस्से मज़ाक का हामिल था। हम रोज़ाना शाम को 7 बजे के लगभग जलाल मस्जिद पार्क में इकट्ठे होते, 40 से 50 मिनट वॉक करते, फिर गोल बाग के किसी बेंच पर आलती पालती मारकर बैठ जाते और रात गए तक गप्पे हाँकते रहते। मौसम के देवता ने यकायक अपने लचकीले बाजू लहराए और हलक से एक ज़ोरदार आवाज़ बरामद की तो बारिश भरी सुबहों और मूसलाधारी रातों ने धरती के गर्म सीने पर नम होठों के गुलदस्ते ढेर कर दिए। बरसात की एक निस्बतन कम अबर आलूद शाम का फ़ायदा उठाते हुए मैं और असद अली मामूल से कुछ ज़्यादा लंबी वॉक पर निकल गए। अहमद हसन को तो जानते ही होंगे। असद अली के सवाल में इस्तफसार का अंसर कम और इंक्वायरी का तनासुब ज़्यादा था। फिर सवाल इतना अचानक था कि मुझे पूरी तरह से हैरान होने का मौका भी ना मिल पाया। हाँ, मैंने इख्तिसार को गनीमत जाना। कैसा आदमी है, बहुत नफीस खुश इखलाक, शाइस्ता, बाज़ोकुर, शरीफ नफ्स। वाकई असद अली यूँ हैरान हुए जैसे मैंने कोई मावराए अकल बात कह डाली हो। हाँ तो और क्या, कॉलेज टाइम का लंगोटिया दोस्त है, बस कई सालों से राब्ते मुनक़ता है। जब दोस्त है तो फिर राब्ते क्यों मुनक़ता है? और इस इनक़ता का जिम्मेदार कौन है, आप या जनाब? मुझे यूँ लगा जैसे असद अली एक ही लहजे में मैगज़ीन इंचार्ज से क्राइम बीट का इंचार्ज बन गया हो। इस पर कभी सोचा नहीं। 1-2 बार कोशिश की तो उसके नंबर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 6 साल पहले यूईटी में लेक्चरर था, अब तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में है या परदेश को प्यारा हो गया। तो हजूर वाला फेसबुक या ट्विटर अकाउंट बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। बस अंगूठा घुमाते जाओ और दुनिया के किसी भी कोने पर बैठा आदमी बोतल की जिन की तरह आपके सामने हाजिर। फेसबुक का अकाउंट तो था, कुछ अर्सा इस्तेमाल भी किया, फिर पासवर्ड गुम हो गया। दोबारा अकाउंट बनाने को जी ही नहीं चाहा। तो इसका मतलब हुआ कि अब सोसाइटी आपका सोशल मीडिया और नॉन सोशल मीडिया भी। हम पुरानी तर्ज के आदमी लाले, ईमेल से ज़्यादा मेल मिलाप पर यकीन रखते हैं, वो भी हाथ से जाते रहे तो सब्र का दामन थाम लेते हैं। आप ये बताइए, अहमद हसन का जिक्र खैर एकदम कहाँ से बरामद हो गया? एक नंबर का फ्रॉडी और नौसरबाज है आपका दोस्त। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? असद अली यकीनन कोई बड़ा इंकशाफ करने वाला था। मैंने बदन के हर उज़्व को कान बना डाला। मोहब्बत में फ्रॉड, वो भी अपनी एक स्टूडेंट के साथ। गजाल आरिफ नाम तो सुना होगा। असद अली ने किसी माहिर शोबदाबाज की तरह हैट से कबूतर निकाला और मेरी जानिब उछाल दिया। अब ये गजाल आरिफ कौन है असद भाई? मैं एकदम भोला बन गया, लेकिन किसी गैर इरादी सतह पर मेरी नीम व मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद होती गईं। दोस्त है लाले, फेसबुक पर मिली थी। उसी ने तो बताया आप और अहमद हसन जिगरी दोस्त हुआ करते थे। यह भी बताया कि अहमद हसन ने प्यार का पत्ता फेंक कर उसकी इज्जत लूट ली और शादी का झूठा वादा तक नहीं किया। मेरी आंखों के सामने अहमद हसन की धुंधली सी छवि लहराई। जिस अहमद हसन को मैं जानता था वो कौन था? जिस अहमद हसन को मैं नहीं जानता था उसे बाकी लोग कैसे पहचान गए थे? गजाल आरिफ दरअसल है कौन? और आखिर ये दर्द की कौन सी सतह है जिसका दीवानगी भरा भाव उसे बार बार अपने जख्मों को कुरेदने पर उकसा रहा है? फिर एक आखिरी सवाल यह भी तो है कि मैं कौन हूं और इस सारी कहानी में मेरा किरदार कहां पर फिट बैठता है? ओल्ड रावियन एलुमनाई की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ जिसके तहत गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की 150 साल तकरीबात के सिलसिले में खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा था। इकबाल हाल की निचली मंजिल पर एक छोटे से कमरे की खिड़की खुली तो सामने सफ़ेद कबूतरों का एक मस्त अलस जोड़ा गुटर गूं किया जा रहा था। शदीद
धुंध वाली सर्दियों की एक रात में इसी कमरे के एक कोने में धरी चारपाई पर लिहाफ में सर देकर चलगोजे खाते हुए एक कमसिन लड़के ने जिंदगी में पहली बार चश्मे तसव्वुर से अपनी चाइल्डहुड फैंटेसी के होंठ चूमे और फिर उसी लिहाफ में छुपकर खूब रोया जब एक उधेड़ उम्र बदसूरत आरती के साथ उसका निकाह तय पा गया। एम्फी थिएटर की सीढ़ियों पर तन्हा बैठा वही कमसिन लड़का खला में नजरें गाड़े कुछ सोचता है और मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों में दुनिया को बदलने के ख्वाब छुपे हैं। फिर एक पुलिस वाले ने उसके पिछवाड़े पर लात रसीद की तो सारे ख्वाब हद तक के शदीद एहसास से जन्म लेने वाली तूफानी लहरों के भंवर में बसकर डूब गए। मेरी आंखें अपने माजी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के धुंधले प्रिंट से ब्लोगलों की तरह झांकते मनाजिर को बार बार देखती है और मैं उस रोशन आंखों वाले लड़के की मौत का शौक मनाता हूं जो दुनिया को बदलने निकला था मगर एक रोज खुद उसी खराबे में गिरकर मिल गया। मैं अंदर ही अंदर एक फैसला करता हूं, छुट्टी अप्लाई करता हूं और स्टेशन लीव की कंफर्मेशन लिए बगैर लाहौर के लिए निकल पड़ता हूं। कॉलेज लाइब्रेरी की किसी बुक शेल्फ में अब भी एनिमल फॉर्म का वो नुस्खा जरूर मौजूद होगा जिसे पूरा पढ़ लेने के बाद तकमील के किसी एहसास से सरशार होकर मैंने नावल के इख्तितामी सफ़े पर अपने दस्तखत कर डाले थे। क्या अब भी गवाल मंडी में उदास पैरा हमारा इंतजार करता होगा? बागे जिना के दालानों में हमारे कदमों के निशान बाकी हैं या वक्त की तेज आंधियों ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा डाला? मैं यादों की धनक पर चलता हुआ वक्त से जरा पहले आ पहुंचा हूं या बाकी लोग हमेशा की तरह देर कर चुके हैं? शनासा चेहरों की तलाश में इधर उधर भटकता हूं। तमाम चेहरे अजनबी दिखाई देते हैं। उन सब की निगाहें भी तो किसी आशना की तलाश में भटक रही होंगी और मेरी निगाहों ने बिलाखिर उसे पा लिया है। वो अब भी तकरीबन वैसा है, बस थोड़ी तोंद निकल आई है। चेहरे पर एक गंभीर उदासी का हाला उसे पहले से कहीं ज़्यादा पुरकशिश दिखा रहा है। उसी लम्हे हमारी नज़रें टकराती हैं। वो एक पल को ठिठक जाता है और मेरी जानिब यूं देखता है जैसे किसी मासूम बच्चे को उसका गुमशुदा खिलौना मिल गया। फिर वो मेरी तरफ दौड़ पड़ता है और हम बगलगीर हो जाते हैं। ज़रबे कलीम और फामून जादूगर तो अब भी वैसे का वैसा ही है, यानी एक नंबर का ढक्कन। अहमद हसन की दबंग आवाज़ मेरे कानों से टकराकर एक बाज गश्त में ढल जाती है और वक्त के गुमशुदा किनारे आपस में तहलील होने लगते हैं। अहमद हसन उर्फ हसनी मुबारक, सुनाओ क्या हाल है? मैं अपनी आवाज़ की गर्मजोशी दबाने में नाकाम रहता हूँ। खुद ही देख लो जाने अजीज़ी, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ। अहमद हसन खिलखिला उठता। किधर दफ़ा हो गए थे? मैंने कई बार फ़ोन किया, एक दो बार बेल जाती रही, फिर वो नंबर ही ऑफ हो गया। मैं अटक अटक कर अपनी बात पूरी करता हूँ। आज पहली बार ये गुदा खुला है कि एक ही वक्त में मोहब्बत और नफरत का बोझ उठाना पड़ जाए तो आदमी का दम निकल जाता है। वो कुछ कहने के लिए लब खोलता है, सर झटकता है, फिर सख्ती से अपने होंठ भींच लेता है। क्यों ना कुछ बातें किसी आइंदा के लिए रख छोड़ें ज़रबे कलीमी। आज तो डार से बिछड़े हुए परिंदों की अपने अपने घोंसलों में वापसी की शाम है। मैं अहमद हसन के चेहरे पर दुख के बादल उतरते देखता हूँ। जो भी होना है आज होना है, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मेरी आवाज़ एकदम कुछ करख्त सी हो गई। अहमद हसन ने ज़ख्मी निगाहों से मेरी जानिब देखा और दूसरी जानिब मुंह फेर लिया। तो फिर सुनो जाने अजीज़ी, तुम्हें तो शायद याद भी ना हो, एक बार मैंने तुमसे मुल्तान की एक लड़की का जिक्र किया था। आसाब की जंग शुरू हो चुकी थी। अहमद हसन ने चंद कदम आगे बढ़कर पहला वार कर डाला। वही गजाला आरिफ जिसे तुमने एक इस्तेमाल किए हुए कंडम की तरह फ्लश में बहा दिया। मैंने लफ्ज़ों का पिस्तौल उठाया और सीधा फायर खोल दिया। मैंने अहमद हसन हंसता चला गया। हिज़यान, दीवानगी, दुख, शिकवा, बेचारगी, उसकी हंसी में क्या नहीं था। एकदम लफ्ज़ों का पिस्तौल हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैंने कहा जाने अजीज़ी, उसने मुझे इस्तेमाल किया। जानते हो, वो मेरी पहली, आखिरी और इकलौती मोहब्बत थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी को पाने की ख्वाहिश की और पा भी तो लिया था। मगर क्या पा लेना महज इसी को कहते हैं कि चंद लम्हों के लिए कोई आपके बदन से बदन टकरा कर जिस्मों को बेबसी से हचकोले खाते देखे? नहीं मेरी जान, इसे पाना नहीं, इसे खोना कहते हैं। मैं हिजर का पुजारी था, मेरा वसल अधूरा ही रहा। उसके एक एक लफ्ज़ में सच का जहर छुपा था। मेरे जिस्म में सुइयां से चुभने लगी। तो सुहेल नकवी, फिर वो क्या था? मैं कुछ ना समझने वाले अंदाज में बुड़बुड़ाया। गजाला आरिफ मुझे छोड़कर सुहेल नकवी के पास ही तो गई थी। मुझे यकीन है उसे भी तिश्नगी के सिवा कुछ नहीं मिला होगा। तिश्नगी, माइटी होली तिश्नगी। अहमद हसन पागलों की तरह हंसता गया। और असद अली तो कोई था ही नहीं। एकदम लफ्ज़ों ने बगावत कर डाली। अंदर का सारा शोर जैसे खफीफ सी सरगोशी में ढल गया। असद अली कौन? तुम्हारा कोई नया दोस्त? अचानक उसके हल्क से एक तवील कहका बरामद हुआ। ज़रबे कलीमी और फामून जादूगर, तू वही ढक्कन का ढक्कन रहा। तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं कि वो असल में तुझसे मोहब्बत करती थी। पता नहीं कैसे तो उसकी चाइल्डहुड फैंटेसी बन गया और वो इतनी तवाना औरत है कि आज तक उसी परछाई का ताक़ुब कर रही है। हम तुम तो अक के बीजों जैसे हैं। एक ज़रा कोई ज़ोर से फूंक मार दे तो आखिरी सांस तक हवाओं में उड़ते फिरे। वो मगर बरगद के पेड़ की तरह ज़मीन के सीने में पवस्त है मेरी जान। तुम्हारा दिमाग चल गया हस्नी मुबारक, और कोई बात नहीं। गजाला आरिफ अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती होती तो असद अली, सुहेल नकवी और तुम्हारी जानिब कदम बढ़ाने के बजाय सीधा मुझसे रब्ता क्यों ना कर लेती? एकदम मेरी आवाज़ में जुनून उतर आया।
क्यों का कोई जवाब नहीं होता डियर। शायद ये उसकी अकीदत हो, शायद ये मोहब्बत का कोई नया अंदाज हो, शायद वो हिजर को विसाल से मुकद्दम जानती हो। हर तरफ शायद ही शायद बिखरे पड़े, या हतमी जवाब वैसे भी कहाँ मिलता है प्यारे। उसी लम्हे अहमद हसन के मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बजी। नी सईयो असां नैना दे आखे लगे। एक भूली बसरी आवाज़ ने कानों के रास्ते दिल में नकब लगाई। मैंने चौंक कर अहमद हसन की जानिब देखा, मगर उसकी आंखों में उमड़ती वीरानी देखकर बेख्तियार नजरें चुरा ली। थैंक यू।